हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स 2 कवर कर रहे थे और फिजिक्स 2 में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और प्रीवियस ईयर का आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग का 8वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 7 सेशन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का सारा सेशन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का कवर कर रहे हैं और हम लोग का अभी चल रही है फिजिक्स 2। और ये जो रेगुलर वाले लोग हैं, रेगुलर वाले लोग भी कवर कर सकते हैं। और अगर आपका कैरी पेपर है तो आप कैरी पेपर भी कवर कर सकते हैं। यानी रेगुलर वाले लोग, कैरी वाले लोग, दोनों के लिए है ये सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें इस सेशन को। इससे पहले वाला सेशन सब लोग जरूर देख लीजिएगा। सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। और यह एक H2 स्टडी का पार्ट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसमें से कौन सा ऐसा वेव है ना जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो जैसे देखिए, पहला है लाइट वेव। अगर लाइट वेव की बात किया जाए ना, तो ये लाइट वेव, लाइट है, प्रकाश है। देखते होंगे कि आकाश से पृथ्वी तक लाइट आ जाता है। बीच में तो वैक्यूम है ही है, उसके बावजूद भी आ जाता है। तो लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल आसानी से कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एक्सरे। एक्सरे भी आसानी से ट्रेवल कर सकता है आगे। साउंड वेव, देखिए ये जो साउंड वेव ऐसा वेव है ना जो वैक्यूम में नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि साउंड वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम साउंड आगे प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे भी कंडीशन बनती है कि साउंड सबसे ज्यादा किसमें तेजी से आगे भागता है। तो सबसे ज्यादा तेजी से साउंड, सबसे ज्यादा तेजी से अगर साउंड की बात किया जाए तो सॉलिड में, सॉलिड मीडियम में सबसे तेजी से आगे भागता है। उसके बाद फिर लिक्विड, उसके बाद फिर गैस। ये इसका कंडीशन है, तो ध्यान रखिएगा। साउंड वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशंस फॉर द पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिव एसएचएम। ठीक है, जब कोई पार्टिकल्स एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति कर रहा है तो इसका मीन पोजीशन, तो देखिए इसका जो ऊपर वाला होता है ना, इसको हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो इसको ऊपर वाला को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, मीन पोजीशन पे, फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये मीन पोजीशन, इस जगह पे मीन पोजीशन होती है। और इसको यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। यानी मैक्सिमम जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम। जब कोई पार्टिकल्स एसएचएम में गति कर रहा है तो मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम होगा, वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोनार इज एन एप्लीकेशन ऑफ, तो देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है एसओ, मीन्स की साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। तो सोनार इज एन एप्लीकेशन ऑफ, तो सोनार का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है। तो सोनार क्या इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है, नहीं। इंफ्रासोनिक वेव किसको बोलते हैं, वे साउंड का फ्रीक्वेंसी जिसका फ्रीक्वेंसी 20 Hz से कम हो। यानी साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर 20 Hz से कम रहेगा तो उसको हम लोग इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव किसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव उसको बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 20 kHz से ज्यादा हो। ठीक है, 20 kHz से जिसका ज्यादा हो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। ठीक, और तो सोनार इज एन एप्लीकेशन है, तो सोनार क्या है, ये अल्ट्रासोनिक वेव के लिए ही यूज हम लोग करते हैं। और सोनार का उपयोग जनरली समुद्र में ज़्यादातर किया जाता है। जैसे समुद्र में दुश्मन लोग समुद्र के नीचे नीचे आ रहा है, अब मेरे को पता करना है, तो सोनार के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि पानी के सरफेस से नीचे कोई ऑब्जेक्ट चला गया, उस ऑब्जेक्ट को पता करना, तो वहाँ पे हम लोग जनरली सोनार का उपयोग कर सकते हैं। सोनार के माध्यम से पता कर सकते हैं कि मेरा जो पानी का जो लेवल है उससे कितना नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या जा रहा है या तैर रहा है।
ठीक है, तो ज़्यादातर इसको लोग नेवी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सोनार इज एन एप्लीकेशन ऑफ, ये अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, ए वेल कट डायमंड एपियर्स ब्राइट, मतलब अच्छे से कटा हुआ जो एक हीरा होता है ना वो चमकता है, क्यों? क्योंकि अच्छे से मतलब उसको इस डिजाइन से काटा जाता है ना कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्वियसली को चमकेगा ही चमकेगा। तो ए वेल कट डायमंड एपियर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते वो अच्छे से बढ़िया से चमकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई, एक ह्यूमन आई, नॉर्मल आई के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन कितना होना चाहिए? तो देखिए डिस्टिंक्ट विजन कहने का मतलब नहीं कि हम कम से कम, मतलब कि जैसे होता है ना कि ये मान लेते कम से कम हम आंख से कितना नजदीक लाकर हम उसको पढ़ सकते हैं। तो जितना नजदीक मतलब कितना नजदीक लाकर आप पढ़ सकते हैं, तो वही है डिस्टिंक्ट विजन। तो 25 सेंटीमीटर है, यानी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर तक आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर और करीब लाइएगा ना तो आपको कुछ सुझबो नहीं करेगा, कुछ नहीं दिखेगा, आंख पे भी दर्द, आंख पे भी असर पड़ेगा, दर्द देने लगेगा आंख। तो जो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर मैक्सिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं? तो मैक्सिमम की बात किया जाए तो इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अगर मिनिमम की बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, एक सिंपल माइक्रोस्कोप दिया हुआ है और उस माइक्रोस्कोप का ना मैग्नीफाइंग पावर पूछा जा रहा है, उसका जिसका फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ निकालना है, नहीं माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो एम बराबर क्या होता है? 1 प्लस डी बटा एफ होता है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी फॉर द मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन कितना? 25 सेंटीमीटर। एफ फॉर द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाल दीजिए 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। ये देखिए ये पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा देते हैं। अब देखिए ये 25 से 25 खत्म, तो बचा क्या? एम बराबर 1 प्लस ये 10, 10 और 1 11, यानी मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? 11 के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इस दोनों के बीच का रिलेशन की बात किया जाना तो ई बराबर होता है डीवी अपॉन में डीएक्स के बराबर। ई बराबर होता है डीवी अपॉन डीएक्स के बराबर। तो ई बराबर होता है डीवी अपॉन डीएक्स के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इन द फिगर, देखिए फिगर में दिया हुआ है फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। इफ कैपेसिटी ऑफ इच कैपेसिटर इज 8 माइक्रोफैराड, अगर प्रत्येक कैपेसिटर का मतलब प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो 8 माइक्रोफैराड है। तो देखिए ये 8 ये देखिएगा ना, ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। और जस्ट जो हम लोग को रेसिस्टेंस में हम लोग पढ़ते थे ना, प्रतिरोध को जोड़ते थे, तो प्रतिरोध को जब हम लोग सीरीज में जोड़ते थे तो कैसे उसको टोटल रेसिस्टेंस निकालते थे? R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट करना है, यानी यहाँ पे सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग पैरालेल में समझेंगे, पैरालेल में इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस को C1 C2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 निकलेगा। 1/C बराबर 1/C1 8 दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस 1/8। यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो 8 8 1 प्लस 1 बराबर 2/8। तो एक हम 2 चौका 8। तो यहाँ से C बराबर क्या निकला? C बराबर निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो C बराबर निकलेगा 4। यानी इस दोनों से रेसिस्टेंस कितना निकल गया? 4। अब देखिएगा ये तो 4 निकल दिया। अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के तो पैरेलल में कनेक्ट अब हो गया। तो जब पैरेलल में हो गया तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये वाला टोटल कितना दे देगा? ये वाला टोटल दे देगा 4 माइक्रोफैराड। इसका नीचे कितना है? 8 है। तो अब इस दोनों को पैरेलल में था, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस कितना निकलेगा? कैपेसिटेंस तो C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C बराबर ये वाला 4 और प्लस में ये वाला 8, 8 और 4 12 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी यहाँ पे जस्ट अपोजिट करना। अगर यहाँ पे सीरीज में है तो आप पैरेलल वाला नियम लगाइए, और अगर पैरेलल में है तो आप सीरीज वाला नियम लगाइए। ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
कैपेसिटर में, इसका 12 माइक्रोफैराड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, इन पैरालेल प्लेट, अगर पैरालेल प्लेट की बात किया जा रहा है, पैरालेल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज व्हेन, यानी पैरालेल प्लेट के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कब हम लोग कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा तब हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं जब प्लेट का मोटाई ज्यादा हो, प्लेट का एरिया ज्यादा हो, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम हो, तब हम लोग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज इंक्रीज, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज रिड्यूस्ड, हाँ, दो प्लेट के बीच का अगर दूरी को कम कर देना तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ये आप बैटरी में देखिएगा, बैटरी में जो प्लेट डाला हुआ रहता है ना वो नजदीक नजदीक रहता है, तो अगर जितना ज्यादा मतलब जितना कम दूरी पर प्लेट डाला हुआ रहेगा ना उतना आपका जो बैटरी है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा देर तक आपका चलेगा। तो प्लेट के बीच का अगर दूरी को कम कर दिया जाए तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वहां के बाद 10वां, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो देखिए कंडक्टिविटी बराबर होता क्या है, कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 में रेसिस्टिविटी, RESISTIVITY, और रेसिस्टिविटी का होता है यूनिट क्या, 1 में ओम मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर ओम पर मीटर हो जाएगा। ओम मीटर को हम लोग महो के नाम से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 में महो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो महो पर महो हो जाएगा, ये भी सीमेंस पर मीटर भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किरचॉफ वोल्टेज लाइज कंसर्न्ड विद, तो किरचॉफ वोल्टेज लाइज कंसर्न्ड विद आईआर प्रोडक्ट ओनली, इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोडक्ट ओनली है, या बैटरी ईएमएफ ओनली है, जंक्शन वोल्टेज, तो देखिए आईआर इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोडक्ट ओनली और बैटरी ईएमएफ दोनों, तो बोथ ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन कंसर्न विद, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 11 के बाद 12, देखिए 12 क्या बोलता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पावर इन ए सर्किट, इसमें से देखिए तो सर्किट में पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो P बराबर VI, ये तो ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, P बराबर V²/R, P बराबर V²/R, ये भी ठीक है, P बराबर I²R, ये भी ठीक है, IR², ये पॉसिबल नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पावर इन ए सर्किट, तो सर्किट में जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो कौन सा, ये IR², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 के बाद 13, द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो देखिए डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है ना वो लेस देन 1 के बराबर होता है, और उसका जो परमिएबिलिटी होता है ना वो 0 तक भी घुस जाता है। तो द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो लेस देन 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट इसका। आगे देखिए, ए मैग्नेट इज नियर टू ए क्लोज कंडक्टर, एगो जो मैग्नेट है मतलब एगो जो मैग्नेट है वो कंडक्टर के एकदम पास में है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, अब उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ कैसे, तो अब एगो मैग्नेट है एगो कंडक्टर है, मैग्नेट और कंडक्टर को दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन कर दिया जाए ना तो वहां से तो ऑब्वियसली है कि मैग्नेटिक इंडक्शन के चलते इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। खाली मैग्नेट को मूव करिएगा, कंडक्टर को मूव करिएगा, बोथ मैग्नेट एंड कंडक्टर को मूव करिएगा, दोनों को खाली मूव करने से नहीं होगा, रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, तो रिलेटिव मोशंस बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच का रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 14 के बाद 15 देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो एमीटर का अगर रेसिस्टेंस की बात किया जाए तो ये 0 के बराबर हो जाता है, और अगर यही पूछता वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है,
आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ से आइडियल एमीटर की बात किया जा रहा है तो आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ए प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या चीज हम लोग मिक्स करेंगे कि वो इम्प्योरिटी बन जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रिपेयर करने के लिए किस टाइप का इम्प्योरिटीज हम लोग मिलाते हैं, तो किस प्रकार का इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, पेंटावैलेंट। देखिए नाम से पता चल रहा है पेंटावैलेंट मतलब कि इसमें ना 5 गो एलिमेंट्स होता है। समझे, पेंटावैलेंट में 5 गो एलिमेंट कौन कौन हो सकता है, तो वो होता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी एंड बिस्मथ एंड आर्सेनिक, ये पांचों में से कोई भी हम लोग मिक्स करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर हो जाएगा। जबकि ट्राइवैलेंट में 3 गो एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो उसमें हम लोग कौन सा इंप्योरिटीज मिलाते हैं, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं, याद रखिएगा। एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राइवैलेंट। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन मींस, अच्छा 16 तक पहुंच गए, 16 के बाद 17 पत्ती नहीं चला कब तक 16 17 पहुंच। रेक्टिफिकेशन मींस, तो रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब देखिए रेक्टिफायर एक होता है, रेक्टिफायर डिवाइस होता है। वो रेक्टिफायर डिवाइस क्या करता है ना कि एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करने के लिए रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करने के लिए रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और डीसी एक प्रकार का यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, जबकि एसी बोथ डायरेक्शनल है, दोनों तरफ डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है। तो रेक्टिफिकेशन मींस टू अरेंज द फ्लो ऑफ करंट इन यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाने, मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट को अरेंज करने के लिए रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर शुड बी, ये जो ट्रांजिस्टर है ना किस चीज पे बेस्ड है, तो ये लाइटली डॉप्ड पे बेस्ड है। ये जो ट्रांजिस्टर है ना लाइटली डॉप्ड पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फाइबर इज यूज, इसमें से किस में जनरली ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो टेली कम्युनिकेशन, पूरा अभी के समय में टेली कम्युनिकेशन तो ऑप्टिकल फाइबर पे ही सब कुछ चल रही है मैक्सिमम। सेंसर में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है, इंडोस्कोपी में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है, तो ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 के बाद देखिएगा 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, इसमें से कौन सा लेजर का प्रॉपर्टी नहीं है, कोहेरेंस लेजर का प्रॉपर्टी है, कोलिमेशन लेजर का प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम ब्राइटनेस भी लेजर का प्रॉपर्टी, डाइवर्जेंस ना, डाइवर्जेंस लेजर लाइट कभी भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी लाइट जो टॉर्च से निकला हुआ लाइट, जैसे मोबाइल में फ्लश लाइट जलाई, मोबाइल में देखिएगा, मोबाइल में अगर आप फ्लश लाइट जला के देखिए, फ्लश लाइट जलाइएगा ना तो देखिए सब छितरा जाता है जने तने। जब जने तने ये छितरा जा रहा है तो ये आपको लेजर लाइट नहीं है, समझे, ये आपका एक ऑर्डिनरी लाइट है, सिंपल, तो सिंपल ऑर्डिनरी लाइट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, तो डाइवर्जेंस ये लेजर का प्रॉपर्टी नहीं। बस का जो सेशन रहेगा आज का सेशन यहीं तक रखेंगे हम लोग। तो देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस का सीरीज था वो आज हम लोग का 8वां नंबर तक पहुंच चुका है, और प्रत्येक सेशन में ध्यान रखिएगा किसी में 20 किसी में 25 कवर करवाए हुए हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का कवर करवा दे। इसके बाद जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इसके बाद हम लोग VVI क्वेश्चंस कवर करेंगे अच्छे से डिटेल से, इसी तरह से समझ कर। फिर सब्जेक्टिव भी आपको कवर करवाएंगे, पूरा एक करके सब्जेक्टिव डील करते चलेंगे हम। तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।